आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ल। इंडिया में इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन इस बार उनको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली। अब जब पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है, उसके बाद उनको आरएसएस से कुछ पाठ सिखाए जा रहे हैं। एक पाठ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने अहंकार की बात की। उन्होंने मणिपुर में 1 साल से हो रही हिंसा की बात करी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? और फिर उसके बाद संघ के दूसरे नेता इंद्रेश ने तो यहां तक कह दिया कि राम की भक्ति करते करते अहंकार आ गया, इसलिए भगवान राम ने 241 सीटों पर 241 सीटों पर बीजेपी को रोक दिया। आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बयानों के मायने क्या हैं, ये समझने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी के साथ में हैं। विजय जी की तमाम किताबें हैं जो हाथ में लिए हुए हों, और जिसमें एक किताब संघ पर है, संघम शरणम गच्छामि, आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज, बीजेपी कल, आज और कल, फिर हार नहीं मानूंगा अटल जी की किताब के ऊपर, और फिर यदा यदा ही योगी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर। और इस बीच जब योगी की किताब दिखी तो याद आया कि आरएसएस प्रमुख योगी आदित्यनाथ से भी गोरखपुर में मिले हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और संघ को और बीजेपी को समझने और समझाने के लिए आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था। क्या लगता है सर आपको कि ये संघ के बयान जो 10 साल में नहीं देखे हमने इस तरीके से, वो अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं आने के बाद क्यों दे रहे हैं? इसके मायने क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए यदि केवल हम राजनीतिक नजरिए से देखते हैं तो हमको लगता है बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बड़ी डांट लगा दी है, ये झगड़ा हो गया है, नाराजगी हो गई है। लेकिन इन सबको समझने के लिए सबसे पहली जरूरत है आरएसएस और बीजेपी के रिलेशन को समझना, कि आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ता क्या है। आरएसएस बीजेपी का मातृ संगठन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चा ठीक नहीं करता तो फिर डांट लगाता है ना। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन आ रहा है, तो फिर रोज नहीं कहना होता। तो आप हैरान होते भी 10 साल तो नहीं बोला, लेकिन जब मार्क्स कम आते हैं फिर कुछ बोलना पड़ता है ना। तो उसको वैसे लेना चाहिए कि अब इसका मतलब ये हो गया कि अब कोई तलवारें खिंच गई हैं, धनुष बाण चल गए हैं, ऐसा नहीं है। मोहन भागवत जी, और मैं मोहन भागवत जी जो सरसंघ चालक हैं, उनके बयान को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना ही है। आपने देखा होगा कि सरसंघ चालक के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उनके लिए उनका जो कहा है वो आदेश है, सर माथे। और उन्होंने क्या कहा, आप इंद्रेश जी की बात करो, उन्होंने उससे पहले कहा, मोहन भागवत जी ने कहा कि स्वयं सेवक या जो सेवक है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। तो वो तो सेवक कौन है और अहंकार कहाँ है, प्रधान सेवक, ये आपको देखना है। लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ तरीके से कहा। फिर उन्होंने कहा कि चुनावों में जो है युद्ध की तरह से नहीं लड़ने चाहिए, चुनाव की तरह से लड़े, मतलब एक गरिमापूर्ण हो, कटुता नहीं हो, ये बात नहीं हो। फिर उन्होंने मर्यादा का जिक्र किया। बहुत सारे शब्द काम में लीजिए, मर्यादा लिया, अहंकार लिया, सेवक लिया, प्रतिपक्ष लिया, ये सारे राजनीति के शब्द हैं। और संघ उसी भाव से चलता है। संघ में इस बात पर नाराजगी नहीं है कि आपने दूसरी पार्टियों से लोग ले लिए, लेकिन इस बात पर नाराजगी है कि जिन लोगों को लिया वो कौन है। कल तक आप जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आज आप उन लोगों के साथ बैठ गए, आपने उनको साथ बैठा दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्रतिष्ठा खराब होती है। अहंकार आप रखते हैं तो उससे नुकसान होता है, और वो समझते हैं कि अहंकार की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को शायद ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए जब फर्स्ट पोजीशन लाने वाला बच्चा
यदि कम मार्क्स आता है तो पेरेंट्स की चिंता भी होती है। इसको मैं आरएसएस की चिंता के तौर पर भी देखता हूँ। नाराजगी तो है ही, मैं ये नहीं कह रहा कि नाराजगी नहीं है और सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया। आपको शायद जानकारी नहीं हो कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए हैं उसके अगले दिन संघ के बड़े पदाधिकारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कुछ लोगों से मुलाकात की और पूरा रिव्यू किया था। अच्छा, कि भाई चुनाव नतीजे क्या आए हैं, क्या है क्या नहीं है। सरकार बनाने की बात नहीं, वो देख रहे हैं कि चुनावों में जो सब कुछ चल रहा है वो संघ की जो एक सोच समझ है, संघ का जो एक डायरेक्शन है, उस पर नहीं चला। इस वजह से ये नाराजगी जाहिर की। जैसे मैं समझता हूँ एक रिपोर्टर के तौर पर कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी हूँ तो मैं ये सोचता हूँ या मैं उसके मायने ये निकालता हूँ कि जो आरएसएस के सारे एजेंडे हैं, राम मंदिर बनना हो, धारा 370 का हटा देना हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ दरवाजे तक पहुंच जाना, उत्तराखंड में उसको लागू करवा देना, तो संघ के जो प्रमुख मुद्दे थे उस पर तो बीजेपी ने काम किया है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी ने काम किया है। और जब राम मंदिर बना तो उस प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में मोहन भागवत साथ थे। तो ये क्या एक मौका है कि जैसे जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को संघ की आवश्यकता नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस को ये इंटरव्यू में कहा था, तो क्या थोड़ा संघ का ईगो भी हर्ट हुआ कि इस बात जितनी उनकी चलती थी बीजेपी में उतनी अब नहीं चल रही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी में? अब आप सोचिए, आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आपने कहा, जो सच कहा आपने, कि आरएसएस का जो कोर एजेंडा था राम मंदिर निर्माण का, वो मोदी सरकार ने पूरा किया। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का जो हटाने का मसला था वो भी आरएसएस की कोर एजेंडा में था, वो उसे पूरा किया। यूसीसी पे वो करीब करीब पहुंच गए हैं, सीएए को उन्होंने पास करवा लिया है, 3 तलाक के मसले पर उन्होंने काम किया। इसका मतलब आरएसएस की हर बात को मोदी सरकार ने माना है। यानी उनका जो कल्चरल जो एजेंडा था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मसले पर था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जितना संभव हो सकता था वो काम किया, इसलिए कोई नाराजगी की बात नहीं होती। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से सरकार चल रही थी और आरएसएस की, कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया, क्या आरएसएस की अथॉरिटी का लॉस हुआ है? आपने कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा। हाँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि आरएसएस की कोई अथॉरिटी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सवाल खड़ा हुआ, कुछ लोगों के मन में ये बात आई कि भाई आप इस बात को ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि चुनावों के दौरान हो सकता है आरएसएस ने कुछ लोगों के नाम दिए हों, कुछ लोगों पर आपत्ति जाहिर की हो, और वो दोनों बातें पूरी तरीके से नहीं हुई हो। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से चलती है और उसका एक मकसद होता है, और खासतौर से मोदी की बीजेपी में विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। आरएसएस के लिए विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आरएसएस के लिए अपना एजेंडा, अपना राष्ट्रवाद, अपना सांस्कृतिक जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। तो शायद इस वजह से कुछ खटपट रही हो। इसलिए ये कहना कि दोनों के बीच आज सामान्य है, ये भी नहीं होगा, लेकिन कुछ बिल्कुल टूट जाएगा ऐसा भी नहीं। इन दोनों बातों के बीच का कोई वजह है, और ये एक मौका था जिसमें आपने नड्डा साहब का जिक्र किया, वो भी एक बड़ा कारण बन गया ऐसा मुझे लगता है। उससे शायद ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ कि जब ये कहा गया कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको एक और सच समझिए कि आरएसएस के आज देश भर में 1 करोड़ कार्यकर्ता होंगे, स्वयंसेवक होंगे, बिल्कुल मैक्सिमम, है ना, 1 करोड़ लोग हैं बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सौरभ ने शायद पता नहीं सुना कि नहीं सुना कि एक जमाने में हम कहा करते थे कि आरएसएस जो है रिमोट कंट्रोल है बीजेपी का। लेकिन अब आजकल कोई रिमोट कंट्रोल की बात नहीं करता। तो वो एक संगठन में भी बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आरएसएस बीजेपी के रिलेशन को आत्मा की तरह से देखता हूँ। आरएसएस जो है बीजेपी की रूह है, आत्मा है। तो जो छोटा बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा है, उसके लिए भी रूह उतनी इंपॉर्टेंट है। और आप 50 साल के हो गए और वजन 100 किलो हो गया, तब भी क्या बिना आत्मा के रह सकते हैं? तो बीजेपी कितनी भी बड़ी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वो आरएसएस की आत्मा के बिना रह सकती। सर, एक थोड़ा मुश्किल सवाल, और इस पर आपका एनालिसिस समझना बहुत जरूरी होगा। क्या लॉन्ग टर्म में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका तीसरा टर्म है, जैसे आपने कहा कि आरएसएस के लिए विनेबिलिटी सब कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको देखना है कि आगे कैसे विस्तार हो, उनके एजेंडे आगे तक कैसे चलते रहें। तो क्या आरएसएस अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लेसमेंट भी आगे देखेगी? क्योंकि तीसरा चुनाव जीत चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने खुद 75 ईयर्स का एक बात कही थी, बाद में बीजेपी ने इस बार उसको कहा है कि ऐसा नहीं है।
लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में संघ अब समझ रहा है कि मोदी के बाद कौन, अब वो भी ढूंढना शुरू कर दिया है संघ ने? आप और हम शायद देर से सोच रहे हैं। आरएसएस ने शायद हो सकता है ये काम पहले शुरू कर दिया हो। बिल्कुल कर दिया होगा सर, कर दिया होगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म उसमें चलते हैं कि क्या करना है। और आरएसएस व्यक्तिवादी संगठन नहीं है, वो व्यक्ति पर वो रहता ही नहीं निर्भर। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी आज बड़े नेता हैं, लेकिन एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी देश के सबसे बड़े नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी के। वो हिंदू हृदय सम्राट भी होते थे। लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी लालकृष्ण आडवाणी के बिना चल सकती है, लेकिन वो तो एक दिन में रिप्लेस कर दिए गए। और एक एज फैक्टर भी है, आज तीसरी बार मोदी साहब यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पे एक नई लीडरशिप की तलाश भी आरएसएस कर रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आरएसएस मोदी साहब को रिप्लेस करने वाला है प्रधानमंत्री को आज की तारीख में, ये भी नहीं है। वो चल रहा है और एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि जो माल सबसे ज्यादा बिक रहा हो, क्या आप उसको बदल देते हैं? बिल्कुल नहीं। और फिर दूध देने वाली गाय की लात भी खाते हैं। तो इसलिए वो रिप्लेसमेंट पर सोच रहे होंगे और नए तरीके से सोच रहे होंगे कि आगे, और इसको रिप्लेसमेंट की तरह से मत देखिए। वो सोचते हैं कि हमें अब आगे कहाँ बढ़ना है, कैसे चलना है, उसको कैसे ले जाया जा सकता है, उस एजेंडा को कैसे पूरा किया जा सकता है। इस तरह से भी आरएसएस देखता है। ये नहीं कि मोदी जी को रिप्लेस कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, जब आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है 2025 में, तो उसके आगे कैसे देश को ले जाना है, संगठन को ले जाना है, या भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जाना है, उसके लिए किन लोगों की जरूरत है, शायद उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। क्या लगता है कि मैं ये समझना चाहता हूँ और आप बेहतर बताएंगे, क्या जेपी नड्डा को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाना, क्या उस पर संघ की, जैसे आपने कहा कि आत्मा और शरीर और आत्मा का संबंध है बीजेपी और संघ में, क्या जेपी नड्डा को दोबारा अध्यक्ष बनाना, क्या उसमें आरएसएस की सहमति थी, या वह प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय था, या जो अब नया अध्यक्ष बनने वाला है, क्या उसमें आरएसएस चाहता है कि उनका से रहे जो अब तक तमाम ओहदों पर नहीं रहा है? क्या इसके लिए भी मोहन भागवत जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? बीजेपी का जो अध्यक्ष रहता है उसमें आरएसएस की सहमति तो होती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो आरएसएस के दिशा निर्देश वाले होंगे, यानी आरएसएस की इच्छा वाले होंगे। अभी जो 2 अध्यक्ष बने, अमित शाह जी और जेपी नड्डा, ऐसा नहीं है कि उस पर आरएसएस की सहमति नहीं है। बिना आरएसएस की सहमति के तो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि इस बार चॉइस आरएसएस की हो कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा। और नड्डा साहब को तो एक ही कार्यकाल मिला है। एक्चुअली जब अमित शाह साहब केंद्र में मंत्री बन गए तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और फिर एक पूरी टर्म दी गई है। और जनवरी में जब उनकी टर्म खत्म हो रही थी तब चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन दिया गया। 30 जून तक का उनका काम है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग मिलकर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आरएसएस की से इस बार ज्यादा होगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि संगठन पर पूरी तरह से कब्जा बना। ये दरअसल दिक्कत कब होती है कि जब आप सत्ता में होते हैं, रूलिंग पार्टी जब होती है तो सत्ता और संगठन में कन्फ्रंटेशन चलता है। ये आज की बात नहीं है। आप सोचिए, वाजपेयी जी जब सरकार थी तो सुदर्शन जी संघ प्रमुख थे, तो उन दोनों के बीच में भी बड़ा टफ वॉर चलता रहता था, टफ बात चलता रहता था। आज की तारीख में तो उससे बहुत कम चल रहा है। और ये कहना कि हम लोग बहुत जल्दी बोलते हैं कि संघ ने आज पहली बार ऐसा कहा है। आपको याद होगा कि संघ ने, अरुण शौरी साहब के विनिवेश मंत्री थे, तो विनिवेश की नीतियों को लेकर बड़ा हंगामा किया था, बड़ी नाराजगी जाहिर की थी और पूरा का पूरा एक संगठन उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि वाजपेयी सरकार वो गिर गई। और मुझे तो वो दिन भी याद है कि वाजपेयी साहब ने जब अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाई और वो राष्ट्रपति भवन भेज दी, और फिर संघ के एक बड़े पदाधिकारी वाजपेयी जी के डिनर टेबल पर पहुंचे और मंत्रियों की लिस्ट में से जो हाथ से लिस्ट भेजी गई थी राष्ट्रपति भवन, उसमें से 2 नाम काट दिए गए और रात को दोबारा लिस्ट भेजी गई। तो ये संघ के लोग और बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि आरएसएस का दखल नहीं होता। आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लिस्ट भेजे राष्ट्रपति भवन, उसमें आरएसएस 2 नाम काट दे, क्या आप संभव है? आज की तारीख में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि आरएसएस की नाराजगी मोल ली जाए। ऐसे नाम वो नहीं चाहेंगे कि जिनको भेजा जाए जिस पर आरएसएस की आपत्ति। सर, योगी आदित्यनाथ से सर संचालक मोहन भागवत की मुलाकात, हो सकता है पहले भी ये मुलाकातें होती रही हैं, कई बार मुलाकात बिल्कुल होती रही हैं, लेकिन इस बार पत्रकार के तौर पर, या आप भी पत्रकार हैं, हम सब लोग जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, आपने ज्यादा फॉलो करी है, मेरा अनुभव बहुत कम है उस मामले में, लेकिन जब ये बयान हो और उस माहौल में मुलाकात योगी आदित्यनाथ के साथ हो और
जहां पर ये कहा जा रहा हो कि क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से रिप्लेस कर दिया जाए। चुनाव में कवरेज के दौरान ठाकुरों ने कहा कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है, तो इस मुलाकात के क्या मायने देखते हैं? इस मुलाकात को मैं सामान्य नहीं देखता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, और यदि आप कहेंगे कैलेंडर के हिसाब से, तो संघ प्रमुख जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख होगा वो उनसे मुलाकात करेगा। ये प्रोटोकॉल भी है, आवश्यकता भी है, जरूरी भी है। यदि उसको कहा जाए तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता, आरएसएस का प्रवक्ता आपको कहेगा कि ये तो सामान्य मुलाकात है। फिर आपको ये भी कहेगा कि संघ प्रमुख के जो कार्यक्रम है वो तो पहले से निर्धारित होते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चर्निंग का समय चल रहा है और आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप में चर्निंग का समय चल रहा है, तो इस मुलाकात को सामान्य नहीं माना जा सकता। फिर इसको यूं भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत से थोड़ा नीचे रह गई, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में तो उनको लग रहा था कि 80 में से 80 सीटें आ जाएंगी। फिर राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ अयोध्या आप हार जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज वहां पर हार जाते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो विनिंग मार्जिन है वो 3 लाख कम हो जाता है। लखनऊ में राजनाथ सिंह जी का विनिंग मार्जिन 2 लाख कम हो जाता है। तो ये सब चीजें होना और पूर्वांचल में पूरी तरह से गायब हो जाना, अयोध्या के आसपास की जुड़ी हुई 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना, क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ साहब को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? या योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि ये तो होना ही था, क्या आपने मुझसे पूछा था? या ये तो नहीं कहेंगे योगी आदित्यनाथ साहब मोहन भागवत साहब को कि प्रभु बहुत देर कर दी आते आते ये सवाल पूछने के लिए मुझसे? तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए पत्रकार के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना है और बड़ी मुलाकात है, और इसके बहुत सारे मायने हैं। जरूरी नहीं कि इसके नतीजे आपको कल दिखने लगे कि आज योगी जी की और भागवत साहब की मुलाकात हो गई तब कल कोई नतीजा आएगा, लेकिन ये चर्निंग वाली वक्त है। और अब दूर दूर तक भी बीजेपी के भीतर भी बर्तन खटकने की आवाज आ रही है और आरएसएस बीजेपी के बर्तनों की खटकने की आवाज भी आ रही है। हालांकि ये सामान्य होता है, 4 बर्तन साथ रहते तो खटकते हैं, लेकिन अब तक 10 साल में ऐसा कम हुआ है ना। प्रधानमंत्री मोदी जब पूरे फुल ताकत में थे तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बीजेपी की गारंटी के बजाय मोदी जी की गारंटी हो गया, उससे भी कुछ नाराजगी हुई। मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये सब जो शब्द हुए वही उसका शब्द का ही उन्होंने इस्तेमाल नहीं करते हुए भी वो सब बात मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की। मुस्लिम्स को लेकर के भी संचालक का बयान है कि वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, और शायद मुझे लग रहा है शायद प्रधानमंत्री का जो बयान था मंगलसूत्र वाला, मुगल वाला, मछली वाला, मटन वाला, तो भाषाई मर्यादा को लेकर के आरएसएस प्रमुख का वो बयान भी शायद एक संदेश है बीजेपी के तमाम नेताओं को। बिल्कुल, ये तो हमें समझना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरसंघचालक के बयान को, भाषण को, एक एक शब्द को इस्तेमाल करती है, और आम तौर पर सरसंघचालक जो विजयादशमी पर उनका जो सालाना भाषण होता है, प्रबोधन जिसे बोलते हैं, संबोधन जो होता है, उसमें दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन अभी संघ को दिसंबर विजयादशमी तक का इंतजार नहीं हुआ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो सरसंघचालक आमतौर पर ऐसे बात नहीं करते हैं। कोई दिशा निर्देश देना हो तो या तो वो पार्टी को सीधे ही दिशा निर्देश दे देते, कोई बात हो जाती। उनकी तरफ से जो सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, जिनकी भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं, मोदी साहब से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके थ्रू भी किया जा सकते। लेकिन वो एक मैसेज अपने काडर को, अपने स्वयंसेवक को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी देना चाहते हैं। ये दिशा निर्देश केवल मोदी जी को देना होता तो आपस में बातचीत करके भी दिया जा सकता था, इसलिए उन्होंने पब्लिकली ये बात जिसे कहते हैं ताकि सनद रहे। तो ताकि सनद रहे के साथ हम लोग अपनी बातचीत खत्म करते हैं, और ये तमाम किताबें ये सामने हैं और समझ सकते हैं कि जब विजय त्रिवेदी जी कुछ कह रहे हैं तो बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। बहुत सारी उनके अनुभव हैं। वो आडवाणी के साथ जब पाकिस्तान गए थे तो वो साथ में थे, और उसके बाद आडवाणी जी वापस आए और उन्होंने जिन्ना की मजार में जो लिखा, उसके बाद संघ ने इस्तीफा ले लिया था आडवाणी जी का। तो उस यात्रा में विजय जी साथ में थे आडवाणी जी के। तो हमने कोशिश किया कि आम लोगों को समझाएं कि जो संघ परिवार बनाम मोदी का परिवार है, या इसमें कुछ ताकत है, इसमें कुछ मसला है, या फिर क्या बड़ी रणनीति चल रही है इस पूरे पर्दे के पीछे, इसको थोड़ा सा डम डाउन करने की कोशिश हमने की। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।